क्योंकि आज पहली बार इस घर में उन्हें खाना मिल रहा था, वो भी स्पेशली घर की किसी लेडी के हाथों का बना हुआ खाना। वो लोग जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। ध्रुव ने एक्साइटेड होकर पूछा, भाभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है आपने? आस्था चहक कर बोली, ध्रुव जी, हमने आलू के पराठे, सब्जी और पूरी बनाई है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये खाना जरूर पसंद आएगा। आप जानते हैं, जब हम गांव में थे तब ये हमारा फेवरेट खाना हुआ करता था और हम बैठते ही फटाफट से सारा खाना चट कर जाया करते थे। आस्था मुस्कुराकर एक ही सांस में अपनी पूरी बात कही जा रही थी और बाकी सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी दादाजी ने पूछा, अरे आकाश, ये अरमान कहाँ रह गया? जरा उसे बुलाकर लाओ, वो भी हमारे साथ नाश्ता कर लेगा। दादाजी ने जैसे ही अरमान का नाम लिया, आस्था की जैसे जान हलक में आ गई और उसका हाथ कांपने लगा। वो घबराते हुए बोली, क्या वो भी यहाँ आकर नाश्ता करेंगे? ये सोचते ही उसने अपने हाथ में जो ग्लास पकड़ा हुआ था वो तुरंत छूटकर नीचे गिर गया। सब हैरानी से आस्था की ओर देखने लगे। दादाजी ने परेशानी में पूछा, क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आस्था ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और धीमे लहजे में बोली, माफ कीजिएगा दादाजी, हम बस ग्लास टेबल पर रख रहे थे, अचानक से हमारे हाथ से ग्लास छूट गया। आहान ने हंसते हुए कहा, भाभी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? जैसे मानो आपने किसी का मर्डर कर दिया हो। अरे ग्लास ही तो गिरा है, इसमें इतना घबराने वाली बात कौन सी है? ध्रुव मासूमियत से बोला, भाभी मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है, प्लीज आप मुझे सर्व कर दीजिए। खाने की स्मेल के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं और इंतजार करूं। आस्था मुस्कुराते हुए उसे खाना सर्व करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन दादाजी उसे वार्निंग देते हुए बोले, खबरदार, अगर किसी ने कुछ खाया तो। मैंने कहा ना, पहले अरमान यहाँ आएगा, उसके बाद ही हम सब खाएंगे। दादाजी की बात सुनकर सब मुंह बनाकर आकाश की ओर देखने लगे, क्योंकि दादाजी ने आकाश को ही अरमान को बुलाने के लिए कहा था, लेकिन आकाश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरमान को जाकर बुला सके। तभी दादाजी ने आस्था की ओर देखते हुए कहा, आस्था बेटा, ये आकाश तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। एक काम करो, तुम ही जाकर अरमान को बुला लाओ। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था बुरी तरह से डर गई, क्योंकि वो अभी अरमान को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती थी। वो झल्लाते हुए बड़बड़ाई, कान्हा जी, आप मुझे बार बार क्यों फंसा रहे हो? हाँ, हम मानते हैं कि हम अपने कहे हुए वादे को अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी प्यारी आस्था के साथ ऐसा करोगे। आस्था ऊपर की ओर देखकर ही खुद से बातें कर रही थी, वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। दादाजी आस्था को टोकते हुए बोले, बेटा अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं ही चला जाता हूँ। आस्था जैसे होश में आई और वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं दादाजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ, तब तक आप लोग शुरू कीजिए ना प्लीज। दादाजी ने कड़े लहजे में कहा, हमने कह दिया ना, अरमान के बिना हम शुरू नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म में भी हमने अरमान के बिना ही खा लिया था। पता है उस वक्त मुझे कितना ज्यादा अफसोस हुआ था कि अरमान ने तुम्हारे हाथों के बने हुए टेस्टी पराठे मिस कर दिए। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि आज अरमान भी हमारे साथ आकर यहाँ बैठे और हमारे साथ नाश्ता करे। दादाजी की बात सुनकर आस्था धीमे कदमों से ऊपर सीढ़ी की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद अरमान के कमरे के बाहर पहुंचकर आस्था के कदम रुक गए। वो खुद ही अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। वो परेशानी में बोली, कैसे मैं अपने इस रूड, एरोगेंट, मॉन्स्टर, खड़ूस हस्बैंड का सामना करूंगी? कहीं ये मुझे फिर से ना गिरा दे। लेकिन अंदर जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आस्था ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला तो सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। सामने अरमान इस वक्त बाथरूम से नहाकर निकला था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।